हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पटवारी के लिए आज हम हिंदी के सुपर डुपर 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये मॉडल प्रश्न रहेंगे क्योंकि इन्हीं जैसे प्रश्नों के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। रोजगार निर्माण से मैंने ये प्रश्न लिए हैं और वहाँ से ज़रूर व्यापक में पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैं ये प्रश्न आपको करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आए उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा और आज ही की आज याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि विज्ञान जो होता है उसकी मुख्यतः कितनी शाखाएं होती हैं? ध्वनि विज्ञान की, तो देखो ध्वनि विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी होती हैं? औपचारिक ध्वनि विज्ञान, प्रसारणिक ध्वनि विज्ञान और श्रावणिक ध्वनि विज्ञान। ये तीनों ही याद रखिएगा। ध्वनि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? ध्वनि विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? औपचारिक, औपचारिक उच्चार जो करते हैं ना अपन, वो वाला औपचारिक, औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, प्रसारणिक ध्वनि विज्ञान और श्रावणिक ध्वनि विज्ञान। औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, प्रसारणिक ध्वनि विज्ञान और श्रावणिक ध्वनि विज्ञान, ये तीनों ही ध्वनि विज्ञान के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा को विश्व निवंदनी किसने कहा है? भाषा को विश्व निवंदनी किसने कहा है? प्लेटो, चॉम्स्की, श्रीलाल शुक्ल या भर्तृहरि? तो भाषा को विश्व निवंदनी कहा है भर्तृहरि ने। भाषा को विश्व निवंदनी किसने कहा है? तो भाषा को विश्व निवंदनी कहा है भर्तृहरि ने। भर्तृहरि ने भाषा को विश्व निवंदनी कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, संस्कृत में ध्वनि विज्ञान का पुराना नाम क्या था? ध्वनि शास्त्र, ध्वनि विज्ञान, शिक्षा शास्त्र या स्वन विज्ञान? तो शिक्षा शास्त्र या शिक्षा वेदांग। ध्वनि विज्ञान को क्या बोलते थे? ध्वनि विज्ञान को शिक्षा शास्त्र या शिक्षा वेदांग बोला जाता था संस्कृत में। संस्कृत में ध्वनि विज्ञान का पुराना नाम क्या था? शिक्षा शास्त्र या शिक्षा वेदांग। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये किसके आधार पर होते हैं? रचना के आधार पर। कमेंट में करके बताइएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हो गए रचना के आधार पर 3 प्रकार के, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। कमेंट करके बताइएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैली के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? शैली के आधार पर 3, 5, 7 या 4? तो शैली के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। शैली के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? शैली के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? शिथिल, समीकृत, आवर्तक और उत्साहवर्धक। शैली के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? शिथिल होता है, समीकृत होता है, आवर्तक होता है और उत्साहवर्धक होता है। तो शैली के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। शिथिल, समीकृत, आवर्तक और उत्साहवर्धक। शिथिल, समीकृत, आवर्तक और उत्साहवर्धक। फ्रेंड्स, ये मेरे करंट अफेयर्स का प्रश्न बैंक है। करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी, इसमें पूरा करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ फॉर्म में कवर किया गया है। इसकी ई बुक का प्राइस 99 रुपीज़ है। 112, 113 इसमें पेजेस हैं। आप इसको निकलवा कर, प्रिंट निकलवा कर घर में प्रैक्टिस कीजिए। पूरा वस्तुनिष्ठ फॉर्म में इस बुक को कवर किया गया है। पूरी 6 माह की ये बनाई गई है, जनवरी तक। और हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर दिया हुआ है, तो आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका इसमें टाइम भी बचेगा। इसके अलावा अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। टू द पॉइंट, सरल भाषा में सिलेबस को कवर करते हुए हैं। टोटल 10 बुकलेट इसमें आपको दी जाती हैं, जिसमें चूँकि इस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए बनाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी 10 बुकलेट आपको मिलेंगी। प्रबंधन, कंप्यूटर, गणित, हिंदी, MPGK, फिर योजनाएँ हैं भारत सरकार की, व्यापम की प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं, विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य अंग्रेजी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसके साथ मिलने वाली है, ये व्हाट्सएप का ग्रुप। ये व्हाट्सएप का ग्रुप केवल नोट्स लेने वालों को ही मिलता है। यही वो ग्रुप है जहाँ जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। इस ग्रुप में मैं आपकी ऐसी ऐसी तैयारी करा रही हूँ जो एग्ज़ाम में आना ही है, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे GK हो।
ट्रिक द्वारा सरल तरीके से आप कैसे कौन सा टॉपिक याद कर सकते हैं, तुरंत के तुरंत आ जाए, कौन से टॉपिक को आपको किस दिन कितना करना है। रोज़ का एक होमवर्क टाइप का रहता है, वो आपको उसी दिन करना रहता है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाती है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये ईयरली मध्य प्रदेश लेना चाहते हैं तो इसकी 50 रुपये की ई बुक है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की 99 रुपये की। तो जो भी आप लेना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इनमें विसर्ग संधि कौन सी? विसर्ग संधि वो होती है जिसमें शुरू के ही वर्ड में विसर्ग लगा होता है। जब देखो पहले में ही लगा है अंतःपुर, अंतः प्लस पुर, अंतःपुर, तो अंतःपुर में विसर्ग लगा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा समहार और संतोष, ये सम संतोष से मिलके बना है, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। समहार भी सम प्लस हार से मिलके बना है, ये भी विसर्ग संधि हो जाएगी। इनमें से बोल रहे हैं विसर्ग व्यंजन संधि कौन सी है? व्यंजन संधि कौन सी है? देखो उल्लेख है, उल्लेख का हो जाएगा उत्धन लेख। उसके बाद निसार का तो निसार होगा, ये तो विसर्ग संधि है, दुर्दशा भी विसर्ग संधि है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उल्लेख हो जाएगा। नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक मतलब नया युवक। कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि है या द्वंद्व। देखो युवक की विशेषता कौन बता रहा है? नव बता रहा है कि युवक है और वो कैसा है? नया। जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। युवक की विशेषता कौन बता रहा है? नव बता रहा है, तो इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। प्रतिक्षण में कौन सा समास है? प्रतिक्षण में कौन सा समास है? देखो शब्द को पढ़ के द्वंद्व तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें दो के बीच में और नहीं आ रहा है। द्विगु तब होता है जब संख्या होती है। अब बचा तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष में कभी भी शुरू में अव्यय नहीं आता है। ये प्रति जो है एक अव्यय है, और अव्यय कौन से समास में आता है? अव्ययी भाव समास में आता है। तो प्रतिक्षण में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? असंभव काम करना, बहुत अभिमान करना, बहुत सम्मान करना, कोई नहीं। तो आकाश के तारे तोड़ने का मतलब होगा असंभव काम करना। क्या होगा? असंभव काम करना। मक्खियाँ मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? बेकार बैठना, भेद खोलना, भयभीत होना या कायरता दिखाना। तो मक्खियाँ मारने का अर्थ है बेकार बैठना। क्या है? बेकार बैठना। अगला है प्रत्येक पुस्तक के नाम के नीचे उनके रचयिताओं के 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन करो। गोदान, गोदान के कौन हैं? अमृतलाल डागर, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गोदान के हैं मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान के कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। कवितावली, कवितावली, दोहावली, ये किसकी है? ये तुलसीदास की है, तो कवितावली का क्या हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा। अगला है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी है? रामचंद्रिका है केशव दास की। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत बोलते हैं, तो रामचंद्रिका किसकी है? केशव दास की है। अगला है कामायनी। कामायनी किसकी है? कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। अगला है पद्मावत। पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत। साहित्य लहरी किसकी है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास या घनानंद। तो देखो साहित्य लहरी है सूरदास की, याद रखिएगा। साहित्य लहरी किसकी है? साहित्य लहरी है सूरदास की। किसकी है साहित्य लहरी? सूरदास की। मृगनयनी किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा, इलाचंद, भगवती प्रसाद या भगवती चरण वर्मा। तो मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा की। किसकी है? मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की। भारत दुर्दशा किसने लिखी है? भारत की दुर्दशा लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारत का दुर्दशा किसका रचित ग्रंथ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उसने कहा था, उसने कहा था, ये किसकी है? बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामचंद्र शुक्ल। तो उसने कहा तक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। शेखर एक जीवनी क्या है? ये अज्ञे, जैनेन्द्र, रांगे राघव या यशपाल, ये किसने कहा था? शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी बोला था, शेखर एक जीवनी जो लिखा था वो है अज्ञे ने। शेखर एक जीवनी किसने लिखा था? अज्ञे ने लिखा था। शेखर एक जीवनी किसने लिखा था? अज्ञे ने शेखर एक जीवनी लिखा था। अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति किसकी थी? प्रताप नारायण, कार्तिक प्रसाद, बालकृष्ण या देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता संतति है देवकी नंदन खत्री की। रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास, वाल्मीकि, राधेश्याम या केशवदास। रामायण वाल्मीकि की रचना है। भारत मित्र का प्रकाशन कहाँ होता था? भारत मित्र का प्रकाशन कहाँ से होता था?
बनारस, कलकत्ता, प्रयाग या लाहौर? तो भारत मित्र का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। भारत माता मित्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। प्रज्ञा हितैषी के संपादक कौन थे? प्रज्ञा हितैषी बालकृष्ण भट्ट, शिवपूजन सहाय, बनारसी दास चतुर्वेदी या राजा लक्ष्मण सिंह? तो ये थे राजा लक्ष्मण सिंह। प्रज्ञा हितैषी के संपादक कौन थे? प्रज्ञा हितैषी के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी में एक प्रदीप पत्रिका है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन किस सन से आरंभ हुआ? हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन 1884, 77, 78 या 60? 1877 से आरंभ हुआ। हिंदी प्रदीप प्रक्रिया पत्रिका का आरंभ कब से हुआ? 1877। याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप पत्रिका कब से? 1877 से। मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ? मर्यादा का 1909, 1922, 1923 या 1910? तो मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1909 से। कब से हुआ पर मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन? 1909 से। अगला क्वेश्चन है, चांद पत्रिका का प्रकाशन मर्यादा 1909 है। चांद पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब है? 1920। चांद पत्रिका कब आई थी? 1920 में। बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? जो रामायण है, राम कथा लिखी गई है, बंगला भाषा में उसका नाम क्या है? कृतिवासी रामायण, अध्यात्म रामायण, रंग रामायण या भास्कर रामायण? तो इसका है कृतिवासी रामायण। बंगला भाषा में रचित रामायण राम कथा का नाम क्या है? बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम है कृतिवासी रामायण। बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? कृतिवासी रामायण बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं गीतावली के गीतावली दोहावली ये तुलसीदास की, साहित्य लहरी सूरदास की है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कौन सी है? नीला चांद, मुझे चांद चाहिए, 10 द्वार से सोपान तक या नाटक जारी है? तो ये होगा मुझे चांद चाहिए। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कौन सी है? मुझे चांद चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये मुझे चांद चाहिए रचना किसकी है? मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? इनको साहित्य अकादमी मिला था हिंदी से, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये किसकी लिखी हुई है मुझे चांद चाहिए? कमेंट में आंसर कीजिएगा। इनमें से कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कामायनी, दीपशिखा, चिदम्बरा या अनामिका? चिदम्बरा को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? चिदम्बरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राम सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसके लिए मिला था रामधारी सिंह दिनकर को? कुरुक्षेत्र में, रश्मिरथी में, उर्वशी में, परशुराम की प्रतीक्षा में? उर्वशी में, उर्वशी के कारण मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार किसके कारण मिला था? उर्वशी के कारण मिला था। किसके कारण? उर्वशी के कारण। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके कारण मिला था? उर्वशी के कारण मिला था। भाषा का विकास किससे होता है? बोलियों से, ध्वनि प्रतीकों से, जनसाधारण के माध्यम से या मानवीय भावी विचारों से? तो भाषा का विकास किससे होता है? बोलियों से होता है। भाषा का विकास किससे होता है? भाषा का विकास होता है बोलियों से। किससे? बोलियों से। अगला है, बोलियां हैं लिखित स्वरूप, अलिखित स्वरूप, आ और वा दोनों? तो बोलियां आ और वा दोनों हो जाएगा। बोलियां लिखित भी है और अलिखित भी है। नागरिकता एवं एकता को संबद्ध किया जाता है किसके माध्यम से? और घनिष्ठ कर सकते हैं, जाति, धर्म, सरकार या मातृभाषा? तो मातृभाषा के द्वारा और घनिष्ठ कर सकते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा 6260190944 पर। और अगर आपने आपकी इंस्टा से मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है। यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा, एग्ज़ाम बाद महत्वपूर्ण मोटिवेशनल थॉट मिलते रहेंगे, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से मातृभाषा का संकुचित अर्थ क्या है? पड़ोसी की भाषा, भारत की भाषा, माता की भाषा? तो बहुत सरल है, माता की भाषा। मातृ बोली और मातृभाषा क्या है? एक ही शब्द है, विपरीत बोली है, समानार्थी शब्द है या पृथक पृथक शब्द है?
तो मातृबोली और मातृभाषा दोनों अलग अलग शब्द हैं। बोली और मातृभाषा कैसे हैं? अलग अलग शब्द है, पृथक पृथक शब्द है। भाषा का निर्माण किससे होता है? शब्द चित्रों से, व्यवहारिक वाक्यों से, ध्वनि प्रतीकों से या भाव व्यंजनाओं से। भाषा का निर्माण होता है ध्वनि प्रतीकों से। किससे होता है? ध्वनि प्रतीकों से होता है। जननी जन्मभूमि को संबद्ध किया जा सकता है मातृभाषा से, जापानी भाषा से, भारतीय भाषा से या अरबी भाषा से। तो जननी जन्मभूमि को करते हैं मातृभाषा से। इनमें से कौन सी भाषा प्राचीन तक है? प्राचीन से है और अब तक है? अवभ्रंश, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या संस्कृत। तो कौन सी भाषा प्राचीन तक है? तो ये है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वैदिक काल में थी, तो वैदिक संस्कृत जो है भाषा प्राचीन तक है। याद रखिएगा, कौन सी भाषा प्राचीन तक है? तो वैदिक संस्कृत भाषा प्राचीन तक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सौर सैनी अपभ्रंश से। कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, तेलुगु या हिंदी। इनमें से कौन भारोपीय, भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तेलुगु नहीं है। इनमें से शुद्ध अनुक्रम का चयन करना है। तो देखो, पहला देखो अनुक्रम ये वाला नहीं होगा, अनुक्रम कर्मी नहीं, क्योंकि अनुक्रम बताना है, क्रम को बोलते हैं ये वाला का, तो ये आ जाएगा, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, आपको बताना है इनमें शारीरिक कौन सा सही होगा। तो देखो, आप शारीरिक ही तो होगा, शारीरिक ये भी गलत है, ये शारीरिक हो जाएगा, ये भी गलत है, यहाँ पे सारी गलत बनाया है, तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का कथन चयन कीजिए। पहला ही सही दिख रहा है, बाकी तो सब गलत दिख रहे हैं। प्राक कथन गलत है, प्रकथन, प्राकथन ये गलत है, तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना में आपको बताना है कौन सा सही है, तो ज्योत्सना में ये वाला हो जाएगा, ज्योत्सना सही। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? खरौंटी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, चित्रलिपि से या गुरुमुखी लिपि से। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ था ब्राह्मी लिपि से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ था ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ था देवनागरी लिपि का विकास? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। रीवा सतना की बोली को क्या नाम देते हैं? मालवी तो देंगे नहीं, क्योंकि मालवा की तो है नहीं है। बघेली देंगे कि छत्तीसगढ़ देंगे? तो रीवा सतना बघेल खंड में आता है, तो इसकी भाषा कैसी हो जाएगी? बघेली हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की भाषा होगी, मालवी भाषा मालवा की होगी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रीवा सतना का बघेली हो जाएगा। मैथिली किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मैथिली किसकी है? मध्य प्रदेश की नहीं है, ना राजस्थान की है, ना छत्तीसगढ़ की है। मैथिली किसकी है? बिहार की है। किसकी है? बिहार की। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सुपर डुपर 50 प्रश्न। ऐसे ही मैं और प्रश्न लेके आऊँगी, मैराथन लेके आऊँगी आज मध्य प्रदेश के और प्रश्नों का। तो अगर पहली बार है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।